वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, जिसमें हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं। आईआर के अंदर हम वेरियस टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा ग्रुप फ्रीक्वेंसीज। ठीक है देखो, ग्रुप फ्रीक्वेंसीज क्या है कि हमने ये बात की थी आईआर में इनिशियली में कि आईआर जो होता है वो हमें स्टडी प्रोवाइड करता है हमारे फंक्शनल ग्रुप्स की। अब फंक्शनल ग्रुप्स की स्टडी प्रोवाइड करवाए तो वो हम कैसे स्पेक्ट्रा को देख सकते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ इसके वेव नंबर्स को याद रखना पड़ता है। और ये जो वेव नंबर होते हैं ये हमारे सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर चलते हैं। ठीक है, अब बात करें जैसे कि पहले ग्रुप की अगर हम बात करें, हमारा एल्कीन्स लिया। ठीक है, एल्कीन्स में आप देखो हमारे पास कार्बन H के साथ भी बॉन्डेड होगा और कार्बन कार्बन के साथ भी बॉन्ड होगा। तो दोनों की अगर फ्रीक्वेंसीज की बात करें तो 2900 से 2800 तक जो है वो हमें मिलती है कार्बन H की, कार्बन कार्बन की 1400 से 1450 तक हमें ये फ्रीक्वेंसी दिखने को मिलती है। इसी तरीके से अगर हम एल्कीन की बात करते हैं तो एल्कीन की जो होती है वो 3050 से लेके 3010 सेंटीमीटर तक मिलती है। इसकी हमें 1600 से 1650 तक हमें ये देखने को मिलती है। इसी तरीके से अगर एल्काइंस की बात करते हैं तो ये रेंजेस है। तो मैंने यहाँ पे सारी रेंजेस हमारी लिख दी है कि हमें कौन सा किस पे मिलता है। अगर इम्पॉर्टेंटली अगर हम बात करें कि कौन कौन सी जो है वो हमारी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो एक ये वाला हमारा इम्पॉर्टेंट होता है, एक हमारी कार्बोनिल इम्पॉर्टेंट होती है और बाकी की ये तीन हमारी इम्पॉर्टेंट होती है जो मेजरली हमें यूज़ करने को मिलती है। ठीक है, अब देखो हमने काफ़ी सारी चीज़ों की स्टडी कर ली कि मैम किस तरीके से कैसे फ्रीक्वेंसीज हैं। ठीक है, अब इनके रिगार्डिंग ये तो देखो एक छोटा सा टॉपिक है इसका, जब तक ये याद नहीं है ना जो मैं आगे टॉपिक पढ़ाना है आज वो नहीं स्टार्ट हो सकता था। इसीलिए मैंने केवल एक मोटा आइडिया दे दिया है तुम लोगों को कि ये इतनी फ्रीक्वेंसीज इसकी होती है, इस रेंज के बीच में होती हैं। ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ एक अप्रॉक्सीमेशन डेटाज हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा एक्चुअल डेटा इसी को कवर करेगा। ठीक है, अब अगर हम इसकी नेक्स्ट बात करें तो देखो जो नेक्स्ट टॉपिक बेसिकली हमें इसमें स्टडी करना है ठीक है, तो अब जो आज हमें इसका टॉपिक स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है हमें फैक्टर्स अफेक्टिंग। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज। ऐसे फैक्टर्स जो हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज को इफेक्ट करते हैं, जो अभी हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज देखी है, इन फ्रीक्वेंसीज के अगर हम अब बात करें कि हम कुछ भी चीज़ें अप्लाई करें तो उन चीज़ों का हमारा क्या इफेक्ट होने वाला है वो देखना है हमें। तो अगर हम सबसे पहले बात करें इसके अंदर तो सबसे पहला फैक्टर जो होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सबसे पहला जो होता है वो होता है हमारा वाइब्रेशनल कपलिंग एंड फर्मी रेजोनेंस। ठीक है, वाइब्रेशनल कपलिंग एंड फर्मी रेजोनेंस। ठीक है, देखो थ्योरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझना है तो थ्योरी तो मैं लिखवा ही दूंगी। ठीक है, अगर हम इसको समझने की चीज़ करें तो देखो समझना क्या है कि अभी हमने लिखा है कि कार्बन CH, अगर हम किसी एक एल्केन की बात करते हैं कार्बन CH के लिए हमने यहाँ पे पीछे जो फ्रीक्वेंसी लिखी है वो 2900 से 2800 लिखी। ठीक है, 2900 टू 2800 ये हमारी एक की होती है, एक कार्बन की जो है वो हमारी एक फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन अगर हम इसी कार्बन के अंदर मैं बात करूँ CH2 ग्रुप की, मैंने क्या कर दिया है, दो हाइड्रोजन को कपल करा है और CH की जगह मैं CH2 की बात करना चाहूँ तो वाइब्रेशनल कपलिंग से जो इसकी फ्रीक्वेंसीज आती है
वो 3000 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास आती है। इसका मतलब ये हमारी फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, कपल्ड होने के बाद थोड़ा सा हमारी फ्रीक्वेंसी इसको एनहेंस कर देता है। तो जब भी हम वाइब्रेशनल कपलिंग पढ़ते हैं तो वाइब्रेशनल कपलिंग के अंदर हमारा जो है इस तरीके से डेटा जो है वो हमारा ये करता है कि ये हमारा को इंक्रीज कर देता है। तो ड्यू टू द एक सिमेट्री के कारण तो देखो 2900 के आसपास मिलता है, दो के कारण अगर हम बात करेंगे तो हमारा 3000 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास हमें मिलता है। तो वाइब्रेशनल कपलिंग का मतलब सिर्फ इतना से कि CH बॉन्ड के लिए हमें एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी मिलती थी, जब हम उसी को कपल कर रहे हैं, उसी को जोड़ रहे हैं, एक और मॉलिक्यूल लेकर आ रहे हैं CH2, तो उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। अब इसी के अंदर हम पढ़ते हैं हमारा सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी एंड एसिमेट्रिक। हमने जब मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस पढ़े थे, हमने टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन पढ़े थे, तब सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक दोनों की बात की थी। तो एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक की अगर हम बात करें तो देखो एसिमेट्रिक क्या होता है कि भाई हमारा बॉन्ड लेंथ एसिमेट्रिकली हम उसको क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो वाइब्रेशनल कपलिंग हमें दे रही है वो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज प्रोवाइड कर रहा है। तो दोनों के लिए हमारी सिमेट्रिक को एसिमेट्रिक को दोनों के लिए जो हमारी फ्रीक्वेंसीज है वो क्या हो जाती है, हमारी डिफरेंट हो जाती है। तो an isolated CH has only one stretching frequency, but the stretching vibration of CH bond and CH2 group combine together to produce two coupled vibrations of different frequencies। ठीक है, तो देखो हम अगर इसकी बात लिखना चाहें हम an isolated CH bond has one stretching frequency, but when we check the stretching frequency, when we check the stretching frequency of CH2 bond of CH bond, 1 minute, of CH bond in CH2 group, then it coupled to give two different stretching frequencies with combination of asymmetric and symmetric। ठीक है, तो हमें क्या देगा, ये इस तरीके से हमें कपल देगा। तो एन आइसोलेटेड अगर CH बॉन्ड है तो एक स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हमें प्रोवाइड करेगा, और जब हम उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को चेक करेंगे हमारे CH बॉन्ड में तो हमारा CH2 ग्रुप हमें अवेलेबल होगा। अगर हम इसी में लिखना चाहूँ तो देखो म्यू CH की अगर हम बात करें, म्यू CH2, ठीक है, किसके लिए बात कर रहे हैं हम, CH2 के लिए, CH2 बॉन्ड के अंदर, इसको हम ऐसे लिखते हैं, म्यू CH की बात हो रही है लेकिन किसमें, CH2 के अंदर। तो इसी के अंदर अगर हम सिमेट्री की बात करते हैं तो ये वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी देता है 2900 के ऊपर, और एसिमेट्रिक जो है वो हमें मिलती है 3000 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर। तो इस तरीके से हमें ये दो फ्रीक्वेंसीज जो होती है वो कपल्ड होने के ऊपर हमें अवेलेबल होती हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा साथ ही साथ हमने लिखा था यहाँ पे फर्मी रेजोनेंस। ठीक है, वाइब्रेशन कपलिंग तो हम पढ़ चुके हैं, अब हमें बात करनी है कि हमारा फर्मी रेजोनेंस क्या होता है। ठीक है, तो फर्मी रेजोनेंस, देखो फर्मी रेजोनेंस में हमें रेजोनेंस ही पढ़ना है बेसिकली, लेकिन फर्मी बोला है तो फर्मी का मतलब होता है कि हम फंडामेंटल और ओवरटोन को क्या करते हैं, मिक्सअप कर देते हैं। ऐसी मिक्सिंग को हम फर्मी रेजोनेंस के नाम से जानते हैं।
बेसिकली होना तो क्या है कि हमारा देखो रेजोनेंस ही हमें मिलेगा। अब रेजोनेंस मिलेगा तो हमारी चीज़ें कुछ डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। अब अगर इसकी देखो फर्मी रेजोनेंस की अगर हम बात करते हैं, फर्मी रेजोनेंस के लिए बात करें तो ये फंडामेंटल वाइब्रेशंस, फंडामेंटल वाइब्रेशंस आर coupled with overtones of bending vibrations to give two bends of different frequency and intensity. It is called Fermi resonance, ठीक है। अगर हमारा फंडामेंटल और ओवरटोन दोनों एक दूसरे के साथ कपल करते हैं तो जो हमें बैंड्स मिलता है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी का, उसी को हम फर्मी रेजोनेंस बोलते हैं। कंडीशंस देखें तो देखो हमने कपलिंग की ही बात की थी कि अगर हम किसी चीज़ को कपल करते हैं तो एक फ्रीक्वेंसी ना मिलके हमें दो फ्रीक्वेंसीज मिलती हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पे बस हमें क्या देखना है, रेजोनेंस वाली कंडीशन देखनी है। अब रेजोनेंस के तौर पर हम इसका एग्जाम्पल चेक करते हैं। देखो एग्जाम्पल RCOCR, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें तो देखो ये लोन पेयर्स है, इस लोन पेयर्स को ये यहाँ पे देगा तो ये यहाँ पे अपना कुछ इस तरीके से बनाएगा RCO माइनस और ये इधर आ जाएगा हमारा पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा रेजोनेंस करेगा, है ना। अब साथ ही साथ ये वाला इधर है तो ये वाला इधर मूव कर जाए तो हमें बहुत सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसकी अवेलेबल हो सकती है। तो जब ये कपल करता है तो हमारे पास म्यू CO की दो वैल्यूज आती है। एक तो आती है एसिमेट्रिक जो कि हमारी लगभग होती है 1800 से 50 से लेके 1800 सेंटीमीटर इनवर्स तक, ठीक है। और एक हमारी म्यू CO की वैल्यू हमें कार्बोनिल की चेक करनी है क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप है। अगर हम हमारी फर्स्ट स्लाइड के अंदर देखें जहाँ पे हमने ग्रुप फ्रीक्वेंसीज की बात की थी तो देखो हमने क्या लिखा था कार्बोनिल की वैल्यूज को 1700 से लेके 1850 तक, ठीक है। लेकिन जब इसने रेजोनेंस किया तो रेजोनेंस करने के बाद जो हमने इसकी फ्रीक्वेंसीज लिखी है वो कितनी लिखी है हमने 1850 से 1800 सेंटीमीटर इनवर्स तक। तो हमें एसिमेट्रिक की मिलेगी क्योंकि हम उसको क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं। और उसके बाद जो हमारी दूसरी मिलती है वो हमें 1790 से 1745 सेंटीमीटर इनवर्स तक हमें मिलती है। तो ये दो फ्रीक्वेंसीज जो है वो हमें अवेलेबल होती है। तो ये था हमारा वाइब्रेशन कपलिंग एंड फर्मी रेजोनेंस। अब हम नेक्स्ट हमारे इफेक्ट्स की बात करें तो देखो नेक्स्ट इफेक्ट कौन कौन से हैं हमारे, ठीक है। नेक्स्ट इफेक्ट की बात करेंगे तो नेक्स्ट इफेक्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में हम बात करेंगे हमारे इंडक्टिव हो गया, हमारा मीजोमेरिक इफेक्ट हो गया एंड हमारा कॉन्जुगेशन इफेक्ट हो गया, ठीक है। तीनों की अगर हमें ये बात करनी है तो अब हम आगे चलेंगे हमारे उन चीज़ों के ऊपर कि हमें क्या करना है, ठीक है। सेकेंड फैक्टर की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में सबसे पहले जो हमें बात करनी है वो हमें बात करनी है हमें इंडक्टिव इफेक्ट की एंड कॉन्जुगेशन की, ठीक है।
अब इसको समझने से पहले हमें ये जानना है कि हमारा जो म्यू बार हम लिखते थे वो हम लिखते थे 2πc रूट के अंदर k न्यू। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था हमारे ऑसिलेशन से, जो कि हमारे SHO के थ्रू हमें अवेलेबल हुआ था। हमने बोला है कि म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k, ठीक है। म्यू क्या है हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा k है, इसका मतलब हमारे कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट के इक्वली है। फोर्स कांस्टेंट जो था वो हमने बताया था कि किसके इक्वल होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ के, मतलब जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा उतना ज़्यादा उसका फोर्स कांस्टेंट होगा, एंड फोर्स कांस्टेंट साथ ही साथ बॉन्ड लेंथ के भी इक्वल होगा, है ना। जितना बॉन्ड लेंथ उतनी ही हमारी फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो हमारा क्या होता है कि जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, हमारी कम होती जाएगी, है ना, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अगर बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो उनमें इनवर्स रिलेशनशिप आता है। तो ये सारी चीज़ें बातें हमें दिमाग में रख के हम ये बात करेंगे कि भाई हमारा इंडक्टिव इफेक्ट और कॉन्जुगेशन के ऊपर क्या इफेक्ट जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी इसकी बातें। अब सबसे पहले हम देखते हैं हमारा इंडक्टिव इफेक्ट, है ना, सॉरी इंडक्टिव से पहले ही काम करते हैं, कॉन्जुगेशन देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, अगर मैं कार्बोनिल की ही बात करूँ, लेट्स टेक विद एन एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। मैंने एक कार्बोनिल लिया, अगर मैं इस कार्बोनिल की वैल्यूज़ की बात करूँ तो इसकी वैल्यूज़ कितनी आ रही थी हमारे पास, 1720 सेंटीमीटर इनवर्स। मैंने सपोज कि इसकी वैल्यू है हमारी 1720 सेंटीमीटर, एक कीटोन है हमारे पास, उसकी वैल्यू आ रही है 1720 सेंटीमीटर। देखो वैल्यूज़ याद रहे नहीं रहे, हमें एक डेटा याद होना चाहिए, ठीक है। एक वैल्यू याद है तो हम उसके बाद अब जो मैं फैक्टर्स बताऊंगी उसके अंदर हम हमारे हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। इसी कीटोन को मैंने एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर अप्लाई कर दिया, ठीक है। कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या है, जहाँ पे रेजोनेंस हमें अवेलेबल हो, रेजोनेंस इन सेंस कि यहाँ पे इस तरीके से हमारा रेजोनेंस कर रहा है। तो जब भी हम बात करते हैं कि अगर हमारा मॉलिक्यूल के अंदर कॉन्जुगेशन होता है, इफ कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट, ठीक है, देन बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, देन बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, ठीक है। अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, क्योंकि देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से क्या भी आएगा, सिंगल बॉन्ड करेक्टर भी आ जाएगा, तो सिंगल बॉन्ड करेक्टर आएगा तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगी। अब अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है तो मुझे ये बताओ बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी, बॉन्ड जो होगा वो वीक होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है तो हमें ये पता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ के वीक होने से म्यू के अंदर भी क्या हो जाएगा, कमी आने लग जाएगी। क्यों, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ के कम होते ही फोर्स कांस्टेंट कम हो जाएगा, फोर्स कांस्टेंट कम होते ही जो हमारा वेव नंबर है उसके अंदर हमारी कमी आ जाती है। तो अगर इसकी वेव नंबर की बात करें इस वाले कीटोन के लिए, ठीक है, यहाँ जो हमारा वेव नंबर था कीटोन के लिए वो 1720 आ रहा था, और यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो हमारा 1700 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें ऐसे समझनी है कि हम ये जीओसी में कॉन्सेप्ट पढ़कर आते हैं कि भाई अगर कॉन्जुगेशन आता है हमारे मॉलिक्यूल में तो डेफिनेटली कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती है, तो बॉन्ड वीकनिंग हो जाता है, बॉन्ड वीक हो जाता है हमारा, और बॉन्ड जब वीक होता है मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गई, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है तो फोर्स कांस्टेंट कम है, फोर्स कांस्टेंट कम है तो न्यू बार के अंदर भी कमी आ जाएगी, मतलब जो हमारा वेव नंबर है, वेव नंबर जो है वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो मैंने यही कहा ना कि एक डेटा याद कर लो 1720, अगर तुम्हें याद है तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन डेटा तुम इससे कम करके लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमें हर वैल्यूज़ को याद करने, एक एक दो दो एग्जाम्पल तो वैसे भी देखो पढ़ेंगे तो हो जाएंगे हमारे याद, ठीक है। तो हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमारा कॉन्सेप्ट हमारे क्या कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं हमारी इंडक्टिव इफेक्ट, साथ ही साथ चलो एक एल्कीन की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इसी का नेक्स्ट एग्जाम्पल लूँ, ये मेरे पास एक एल्कीन है, इस एल्कीन के लिए मेरे पास वैल्यू आती है लगभग 1690, नहीं 1690 तो नहीं, 1690
1650 सेंटीमीटर इनवर्स। अगर इसी एल्कीन के अंदर मैंने क्या अप्लाई कर दिया है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन अप्लाई कर दिया, दो एल्कीन लिया तो कॉन्जुगेशन आ जाएगा ना। कॉन्जुगेशन आते ही यहाँ पे भी क्या होगा, हमारा म्यू कम हो जाएगा, क्यों, बॉन्ड लेंथिंग हो जाएगी, बॉन्ड लेंथिंग होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा और के भी कम हो जाएगा तो म्यू बार ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अब तो म्यू की जो वैल्यू आएगी डबल बॉन्ड सी के लिए वो आती है हमारी लगभग 1610 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये तो था हमारा कॉन्जुगेशन के लिए। बात करें अब हमारे इंडक्टिव इफेक्ट के लिए। ठीक है, अब इंडक्टिव इफेक्ट क्या कहता है कि भाई इंडक्टिव इफेक्ट में हमारे पास पता है दो तरीके से हमारे पास ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें दो कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट होते हैं हमारे, प्लस आई ग्रुप्स एंड आते हैं हमारे माइनस आई ग्रुप। ठीक है, अब अगर हम प्लस आई को इंट्रोड्यूस करें या माइनस आई को इंट्रोड्यूस करें तो क्या काम होगा। ठीक है, अगर देखो हम प्लस आई को इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे इसके अंदर, इफ प्लस आई ग्रुप प्रेजेंट, ठीक है, देन बॉन्ड लेंथिंग अकर्स। एक मिनट, देन बॉन्ड लेंथनिंग अकर्स। ठीक है, अब अगर हमारी बॉन्ड लेंथनिंग हो रही है तो भाई बॉन्ड लेंथनिंग के होते ही क्या होगा, हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम तो के कम, के कम तो म्यू बार कम। ठीक है, तो प्लस आई इफेक्ट हमारा क्या देगा, हमें इस तरीके से इफेक्ट देगा। अब अगर हम इसी की बात करें एग्जाम्पल के तौर पे हम ले तो हमारा HCHO विच इज अ कार्बोनिल कंपाउंड के, एल्डिहाइड क्या है हमारा, एक तरीके का कार्बोनिल कंपाउंड है, तो म्यू सी डबल बॉन्ड ओ, इसके लिए वैल्यू जो देखेंगे वो हम 1750 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास देखते हैं। ठीक है, 1750 सेंटीमीटर के आसपास देखते हैं। और जैसे ही मैंने एक CH3 को इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे तो इसकी जो वैल्यूज आती है वो आ जाती है हमारे लगभग 715 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा क्या आ गया, हमारी यहाँ पे कमी आ चुकी है। ठीक है, अब बात करें हमारे माइनस आई ग्रुप की, तो माइनस आई ग्रुप क्या करेगा हमारा, माइनस आई ग्रुप देखो, माइनस आई ग्रुप जो है बॉन्ड लेंथिंग को डिक्रीज कर देगा। अब देखो ये जीओसी में हम कॉन्सेप्ट कर कर आते हैं, जीओसी में हम बोलते हैं कि हमारा जो प्लस आई ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन्स देने की कंडीशन रखता है, माइनस आई जो है वो लेने की कंडीशन रखता है। तो जब ले रहा है तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथिंग डिक्रीज होती है, बॉन्ड लेंथिंग डिक्रीज तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा, के ज़्यादा हो जाएगा, के ज़्यादा होते ही म्यू ज़्यादा हो जाएगा। इसी की अगर हम चीज़ देखना चाहें तो देखो हम क्या एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं इसको। एग्जाम्पल CH3CO CH3, इसकी म्यू CO की जो वैल्यू आती है वो 1790 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास आती है। एक मिनट, 1790 नहीं, 1710 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास रहती है। ठीक है, और साथ ही साथ जब हम इसके अंदर कोई हमारा माइनस आई ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दे, सपोज CH2Cl दिट इज अ माइनस आई ग्रुप, इसकी वजह से हमारी जो म्यू CO की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है 725 सेंटीमीटर इनवर्स तक। 1725 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इस तरीके से हमारा प्लस आई और माइनस आई के अंदर भी काम होता है। तो ये तो हमने दो, देखो अभी तक हम दो फैक्टर्स पढ़ चुके हैं, हमारा वाइब्रेशनल कपलिंग, फर्मी रेजोनेंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में हमने कॉन्जुगेशन देख लिया और हमारा इंडक्टिव इफेक्ट देख लिया है। अब अगर हम आगे बढ़े हमारा तो नेक्स्ट इफेक्ट आता है हमारा फील्ड इफेक्ट, या फिर जिसको हम बोलते हैं हमारा ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, फील्ड इफेक्ट हो गया या फिर हमारा ऑर्थो इफेक्ट हो गया, है ना।
अब इसके अंदर हमारा क्या होता है, देखो थर्ड की अगर हम बात करें तो हमारा होता है व्हाट हैपेंड, ऑर्थो इफेक्ट या फील्ड इफेक्ट। ठीक है, अब ऑर्थो इफेक्ट या फील्ड इफेक्ट का मतलब क्या है, देखो ऑर्थो इफेक्ट का मतलब ये है कि हमारा कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है वो ऑर्थो के ऊपर प्रेजेंट है हमारा, एंड ऑर्थो के ऊपर है तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स का हमारा क्या करता है, दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स उसको एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसीज के अंदर चेंज लेकर आते हैं। Influence with each other, space interaction and change the vibration frequency of both the groups. In ortho substitution, these groups influence in ortho substitution, both these groups influence each other through space interactions and change the frequency and change the vibrational frequency of both groups. This effect is called ortho effect. ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखो थ्योरी तो क्या है, थ्योरी तो आती है हमें, है ना, COCH3 और इधर आता है हमारा Cl, इसको हम बोलते हैं हमारा हेलो एसीटोफिनॉन। ठीक है, अब हेलो एसीटोफिनॉन के अंदर देखो कार्बन के पास क्या है, हमारे लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं, और सेम चीज अगर हम इसकी बात करते हैं तो इस ऑक्सीजन के पास भी क्या है, हमारे लोन पेयर्स अब प्रेजेंट है। ये लोन पेयर्स और लोन पेयर्स एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंट्रैक्शन करते हैं, और जब ये दोनों इंट्रैक्शन करते हैं, लोन पेयर्स इंट्रैक्टेड, ठीक है, लोन पेयर्स जो है वो इंट्रैक्ट करते हैं, देयरफॉर क्या क्रिएट होगा, रिपल्शन। रिपल्शन की वजह से बोथ द ग्रुप्स go out of the plane, देखो अभी तक क्या हो रहा था, हमारा कॉन्जुगेशन बहुत इजीली हमें मिल रहा था, क्लोरीन से जाओ इधर जाओ और इधर जाओ, तो ये हमें कॉन्जुगेशन प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन दोनों के लोन पेयर्स ने क्या करा है, हमारा इंट्रैक्शन किया, और ये इंट्रैक्शन केवल और केवल ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट के साथ ही हो सकता है। तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट ने क्या करा, बोथ ग्रुप्स को वो आउट ऑफ द प्लेन, दोनों ग्रुप्स क्या चले गए, हमारे आउट ऑफ द प्लेन चले गए, और जैसे आउट ऑफ द प्लेन जाते हैं, ठीक है, जैसे ही आउट ऑफ द प्लेन गए वैसे ही हमारा जो कॉन्जुगेशन है वो क्या हो गया, रिमूव्ड हो गया। अब कॉन्जुगेशन अगर रिमूव्ड हो गया तो डेफिनेटली बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, ही डिक्रीज हो गई। बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होते ही क्या हो गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ के इंक्रीज हो गया, के साथ हमारा म्यू बार, तो वेव नंबर भी साथ में इंक्रीज हो जाता है। तो ऑर्थो इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्थो इफेक्ट के अंदर हम ये बोलते हैं कि जब हमारे दोनों ग्रुप्स इंट्रैक्ट करते हैं तो इंट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, रिपल्शन क्रिएट होता है, रिपल्शन की वजह से वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए आउट ऑफ द प्लेन चल जाते हैं। आउट ऑफ द प्लेन चले गए तो कॉन्जुगेशन क्या होगा, खत्म हो गया। कॉन्जुगेशन के खत्म होती बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है और के इंक्रीज होता है, तो म्यू बार भी जो है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है।
ठीक है, ये था हमारा नेक्स्ट फैक्टर। अब हम बात करें हमारे फोर्थ फैक्टर की, तो फोर्थ फैक्टर है हमारा बॉन्ड एंगल। अब बॉन्ड एंगल हमारा क्या कहता है ना, देखो बॉन्ड एंगल का मतलब क्या है कि हमारी रिंग साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे जैसे हमारी रिंग साइज इंक्रीज हो तो हमारी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज के ऊपर क्या असर आता है। तो हम ये बात करते हैं कि हमारा जो इफ़ेक्ट है वो इस तरीके से रहता है कि जैसे जैसे हमारा बॉन्ड एंगल इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे जो है वो हमारा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होती जाती है। क्यों होती है, उसका रीज़न ये है, देखो in cyclic ketones as the ring size increases, the bond in the ring decreases as the size decreases, the ring enriched with p component and s character of carbonyl group, S character of carbonyl group increases, hence force constant increases, and hence the force constant increases, therefore mu bar also increases। ठीक है, तो जैसे जैसे साइक्लिक कीटोन्स की बात आएगी तो साइक्लिक कीटोन्स में जैसे जैसे साइज डिक्रीज होती जाएगी, हमारा मतलब बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा, तो बॉन्ड एंगल कम होते होते हमारा जो पी कंपोनेंट है वो एनरिच्ड हो जाएगा और एस करेक्टर आ जाता है कार्बोनिल में, जिसकी वजह से कार्बोनिल में फोर्स कांस्टेंट इंक्रीज होता है, के की वैल्यू इंक्रीज होती है, और के इंक्रीज होता है तो डेफिनेटली म्यू बार भी हमारा इंक्रीज होएगा। तो अगर इसकी हम एग्जांपल्स लें, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या बोल रहे हैं, इसके अंदर एंगल होता है 120 डिग्री का, इसके अंदर 105 डिग्री के आसपास होता है, इसमें 90 डिग्री होता है और इसमें हमारा 60 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता जा रहा है जैसे जैसे हमारी रिंग की साइज डिक्रीज होती जा रही है। तो अगर हम इसकी कार्बोनिल की बात करेंगे तो बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज द एस करेक्टर इंक्रीजेज, तो बॉन्ड एंगल जैसे ही कम होता है हमारा एस करेक्टर को भी क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। तो इसकी अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें, म्यू सी ओ की हर की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसकी 1725, 1750, 1780, 1790 सेंटीमीटर इनवर्स। देखो ये जो टॉपिक्स है ना, इतना तो अब कवर नहीं हो सकता है कि हम एस करेक्टर भी पढ़ ले, हम पी करेक्टर भी पढ़ ले, हम केवल इतना देख सकते हैं कि किसमें कितना एंगल इंक्रीज हो रहा है हमारा। ठीक है, तो 1725 हो गया, 1750 हो गया, 1780, 1790 के आसपास ये वैल्यूज हमारी जाती हैं। ठीक है, एंड द लास्ट अब जो हमारा फैक्टर बचा है, ठीक है, लास्ट फैक्टर जो है हमारा फिफ्थ, वो है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर किसी मॉलिक्यूल में होती है तो डेफिनेटली मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज कर देता है। बॉन्ड लेंथ को इंक्रीज करता है तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या बोला हमने, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। बस एक ही चीज, बॉन्ड लेंथ जहां इंक्रीज आ गई हमारी वहीं पे क्या हो जाएगा हमारा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम,
तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम तो के भी क्या हो जाएगा, कम, और के कम होते ही जो वेव नंबर है वो भी फाइनली हमारा कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे बॉन्ड एंगल हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज होती है तो वेव नंबर भी कम होता जाता है। अगर हम इसी की बात करें हमारे एग्जाम्पल, तो फ्री OH के लिए जो वैल्यू होती है म्यू OH की वो 150 सेंटीमीटर इनवर्स होती है, और ये OH जो है अगर बॉन्डेड है विथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, तो म्यू OH की वैल्यू जो होती है वो 3350 सेंटीमीटर इनवर्स आ जाती है, ठीक है। तो 3350 के अराउंड इसकी वैल्यूज़ हमारे पास आ जाती हैं। तो हमने यही बोला है कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात है तो देखो OH है, ये आ जाए OH है ना हमारे पास। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो हम OH देन फिर वापस से यहाँ पे OH और ये H, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली इंक्रीज तो क्या कर रही है, बॉन्ड लेंथ को इंक्रीज कर रही है, और जैसे ही बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ के कम होते के कम होता है, और के कम होते ही म्यू की वैल्यू भी हमारी डिक्रीज हो जाती है, वेव नंबर हमारा कम होना शुरू हो जाता है। अब वेव नंबर ये कॉन्सेप्ट तो हम पहले ही पढ़ चुके थे कि क्या किस तरीके से होता है। तो ये थे हमारे सारे के सारे फैक्टर्स जो कि हमने वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से रिलेट करते हुए पढ़े। तो सबसे पहले तो हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है, देखो ठीक है, अगर हम सबसे पहले बात करें तो हमें सबसे पहले जो बात ध्यान रखने वाली है वो है हमारी ये ग्रुप फ्रीक्वेंसीज। अगर हमें ग्रुप फ्रीक्वेंसीज याद है तो हम पूरी की पूरी फैक्टर्स को भी पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू।